न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। ओडिशा ने कोई भाषा के लिए पारित किया प्रस्ताव, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, भाषा को मिल सकेगा संरक्षण। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को संसद में पेश करने की मंजूरी, शिक्षा नीति के प्रावधानों में से एक, रिसर्च को बढ़ावा देना मकसद। और समर्थ योजना खबरों में, कौशल मुहैया कराना है मकसद, मांग आधारित योजना है समर्थ। चलिए खबरों की शुरुआत करें। ओडिशा की कैबिनेट ने कोई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोई भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल होने से कांध जनजाति को कई तरह से फायदा पहुंचेगा। कांध या कोंध जनजाति ओडिशा की बड़ी जनजातियों में से एक है। 8वीं अनुसूची में इस भाषा को शामिल करने से इसके संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। कोई भाषा की लिपि ओडिया है। इसकी बोलियों में खोंडी और गुमसई शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल तौर पर इस अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं। अन्य भाषाएं बाद में संशोधन के जरिए जोड़ी गई हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स करने के मकसद से 1996 में पहवा समिति और 2003 में सीताकांत मोहपात्रा समिति का गठन किया गया था। हालांकि अभी तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी शामिल हैं। यूनियन कैबिनेट ने एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को संसद में रखने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि एनआरएफ का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिशों में से एक है। एनआरएफ का मकसद रिसर्चर्स और विभिन्न सरकारी निकायों और उद्योगों के बीच एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के तौर पर काम करना है। एनआरएफ भारत के विश्वविद्यालयों, विशेष तौर पर राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों में रिसर्च अवसंरचना के लिए फंडिंग मुहैया कराएगा। एनआरएफ का बजट आने वाले सालों के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें से 28% की हिस्सेदारी सरकार की और बचा हुआ 72% निजी क्षेत्र की तरफ से आएगा। बिल में सरकार की हिस्सेदारी को हर साल 20,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। बिल में प्रस्तावित एनआरएफ का प्लान यूएसए के नेशनल साइंस फाउंडेशन पर आधारित है। बिल में क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने की बात की गई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि एनआरएफ कैसे संस्थाओं के बीच पारदर्शी तरीके से रिसर्च के लिए फंडिंग मुहैया करा पाएगा। अब आप सबके लिए जरूरी सूचना है। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है और नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे से हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय से शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस होगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए अमृत लाइव कोड का यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने 2023 के अंत तक CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन को पर डे 1 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में रिटेल CBDC में प्रतिदिन 5 से 10,000 ट्रांजैक्शन होते हैं। आरबीआई बहुत जल्द CBDC और UPI की इंटरऑपरेबिलिटी को शुरू करने वाली है। CBDC में ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए UPI नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। QR कोड के जरिए अगर व्यापारी का CBDC अकाउंट है तो पेमेंट CBDC वॉलेट में किया जा सकेगा। आरबीआई के मुताबिक CBDC सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया गया लीगल टेंडर है जो कि डिजिटल फॉर्म में है। ये पेमेंट के लिए मीडियम के तौर पर काम करेगा, साथ ही स्टोर करने में भी सुरक्षित है। आरबीआई ने CBDC को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। ये होलसेल और रिटेल दोनों सेक्टर में लॉन्च किया गया है। CBDC किसी देश की सेंट्रल बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी है। यह क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, लेकिन इसकी वैल्यू केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। CBDC वर्तमान प्रचलित मुद्रा के समकक्ष होती है, पर यह वर्तमान प्रचलित मुद्रा के विपरीत
केवल डिजिटल रूप में है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान सरीखे एप्लीकेशन को करने में आसानी होती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सकता है। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक समर्थ योजना के तहत 43 नए सहयोगियों को ट्रेनिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही 75,000 लाभार्थियों का भी अतिरिक्त टारगेट रखा गया है। इसके अलावा कौशल प्रदान कर रहे उद्योगों को 5% अतिरिक्त वित्तीय सहायता मुहैया कराने की बात कही गई है। वस्त्र मंत्रालय की स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर को समर्थ योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना का मकसद युवाओं को टेक्सटाइल सेक्टर में सतत रोजगार मुहैया कराना है। योजना के तहत NSQF पर बेस्ड मांग आधारित और प्लेसमेंट ड्रिवन कौशल प्रदान किया जाएगा। इसमें देश भर के समाज के सभी तबकों तक आजीविका या स्वरोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे। इसके तहत टेक्सटाइल सेक्टर के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कि हथकरघा, हस्तकला, रेशम कीट पालन और जूट जैसे क्षेत्रों में भी कौशल प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत स्किलिंग प्रोग्राम्स को लागू करने वाली एजेंसीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वस्त्र मंत्रालय के तहत आने वाली वे संस्थाएं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए अवसंरचना है, शामिल है। आपको बता दें कि भारत में टेक्सटाइल सेक्टर कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आइए अब जल्दी से देखें आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है राज्यसभा की सीट से, शपथ एवं प्रतिज्ञान, भाषाओं से या फिर दल बदल अधिनियम से। अगला सवाल है, समर्थ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्त्र मंत्रालय की योजना है, यह मांग आधारित प्लेसमेंट ड्रिवन योजना है, इसमें रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, इतिहास में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा यह शहर अपने स्थापत्य के लिए जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर के लिए मशहूर इस शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। उपर्युक्त पद निरूपित करता है मदुरै, पुहार, हम्पी या फिर तंजौर। सही जवाब है विकल्प सी यानी हम्पी। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड एक सांविधिक संस्था है। दुनिया का पहला मीथेन से संचालित रॉकेट यूएसए ने लॉन्च किया है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही हैं। दुनिया का पहला मीथेन से संचालित रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाइए, इसकी PDF आपको मिलेगी। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।